बहुत सोच समझकर बहुत बड़े, जिसे कहने की कठोर तपस्या या बहुत कुछ डिजाइनिंग करने के बाद पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया। रिवाइव करने से पहले हमने ये सोचा कि क्या ये सरवाइव हो सकता है। सरवाइव की सारी गारंटी होने के बाद फिर रिवाइवल का इनिशिएट किया और अब ये सरवाइव हो रहा है। 4 महीने से ज़्यादा हम लोगों को ऑनलाइन मीटिंग हो गई है और इसमें बढ़ने की संख्या बल और पार्टिसिपेंट की क्वालिटी, संख्या बल अलग है, पार्टिसिपेंट की क्वालिटी भी बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत प्रारंभ में संतोष कर लेने तक ही सीमित रहेंगे। उत्साह की बात तो नहीं कहेंगे, पर एक संतोषजनक बात है हमारे लिए। इस बीच में हमने 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप तक हमने जो सब्जेक्ट रखे थे और हम उसको धीरे धीरे एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन ने हमको ये करना बंद कर दिया। हम ट्रेनिंग कैंप नहीं ले सके। तो जो एडवांस ट्रेनिंग कैंप और रिफ्रेशर कोर्स होना थे वो हमारे रुके रहे, क्योंकि प्रारंभ में हम जब क्लास को अगर ग्रेजुएशन करा लेते हैं लोगों को, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आदमी अपने आप को पुराने सब्जेक्ट को तो रिव्यू करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है कि अब उसका पूरा रिसर्च माइंड बनने लगता है और क्योंकि उसको मास्टर कहने लगते हैं ना, वो सब्जेक्ट का मास्टर हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट पर कुछ चिंतन मनन करके नई चीजें लेके आने वाला। तो वो चीजें करना था, वो हम लॉकडाउन के दौरान नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ प्रोसेस अडॉप्ट किए उसकी कमतरता को पूरा करने के लिए। इसमें हमें आदरणीय प्रोफेसर अलन डोंगरे साहब ने बहुत अच्छा साथ दिया और वो अभी साथ दे रहे हैं बहुत अच्छा, और आगे भी उनका साथ हमें मिलता रहेगा, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं। इसलिए हम सारे साथियों को जो 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप में आए रहे हैं, उन सब ने प्रोफेसर अलन डोंगरे को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ पर हमारे साथ 4 साथी जो 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप किए हुए नहीं है, ऐसे हैं जिन्होंने हमने गुणवत्ता के आधार पर उन्हें प्रमोट किया है, जिसमें उत्तर भारत से मुंशीराम चौताले, दक्षिण से मोहन चौहान, बलीराम राठौड़ और शरद कामरेश्वर। ये 4 लोगों को ने हमारे 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप नहीं अटेंड किया है, लेकिन हमने इनके टैलेंट को जज करके उस लेवल पर प्रमोट किया कि जब भी इनको जैसा ही मौका मिलेगा ये अपने आप को कवर कर लेंगे और ये किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी अपेक्षा हमने उनसे व्यक्त की है। इसलिए आप सब लोग हमारी नेशनल टीम के साथी हैं और नेशनल टीम में हमें पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव किया है। तो उसे सरवाइव करने में, सरवाइव के साथ साथ सरवाइव तो बहुत सारे, जैसे हिंदू धर्म सरवाइव होता रहा, हर बार पिटता रहा, लड़खड़ाता रहा है, गुलाम होता रहा और सरवाइव होता रहा। वो संस्कृति हमें अम्बेडकराइट मूवमेंट में नहीं चाहिए है। हम उससे कोसों दूर रहना चाहते हैं, बल्कि उस प्रकार के इंस्टिंक्ट को, उस प्रकार के स्वभाव प्रवृत्ति को हम नष्ट करना चाहते हैं। हमारे अंदर वो गुलामगिरी की वजह से आ गई। यहाँ हमें 2 चीजों का जो टारगेट है हमारा, एक तो कल्चर ऑफ फियर में एक नई चीज। गुड मनोज, वेलकम। गर्डे सर वेलकम। अच्छा आ गया आप। वेरी नाइस। नाउ फुल टीम इज देयर, ओनली 1 पर्सन कौन रह गया है 20 में? हाँ 18 हो गए। निमेश 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 निमिष रह गए हैं। हाँ तो और भी कोई निमिष के अलावा और भी कोई रह गया क्या? क्योंकि अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं फिर उनको रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे सामने जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है, जहां हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि विषमता और वैमनस्यता के खिलाफ समता, सम्मान, स्वाभिमान का आंदोलन, ये बहुत सरल भाषा हो जाती है। मनुवाद ने हमारे बीच में एक बहुत बड़े कल्चर का को इनकलकेट कर लिया है।
प्रोफेसर अनिल डोंगरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नोटेड कि ये मनुवाद ने हमारे बीच में बहुत बड़ा एक कल्चर का निर्माण किया है। वो कल्चर ऑफ फियर है। कल्चर ऑफ फियर है, उसमें इग्नोरेंस भी आ जाते हैं, अविद्या आ जाती है, अनथिंकिंगनेस भी रह जाती है। वो बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है, कल्चर ऑफ फियर। और इस कल्चर ऑफ फियर और इसके साथ साथ एक दूसरा कल्चर अगेंस्ट सोशल एंडोस्मोसिस, एक कल्चर अगेंस्ट सोशल एंडोस्मोसिस। इन दोनों के वजह से हमें कुछ रास्ता ढूंढने की संभावना पर हमने विचार किया और कुछ रास्ता हम ढूंढ पाए। हम नहीं कहेंगे कि हम परफेक्टली ढूंढ लिए, पर हमने जहां तक ढूंढे हैं वो अभी तक आप सब लोगों की सहमति से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो बातों को, ये दो प्रॉब्लम को हमें अटेंटिवली वॉच करना होगा। इसमें इस बीच में हमें प्रोफेसर अनिल डोंगरे ने इंटेलिजेंस क्लास के फॉर्मेशन के लिए, उसके क्रिएशन के लिए कुछ टूल्स, बहुत महत्वपूर्ण टूल्स दिए। इसमें हमने टूल्स को थिंकिंग स्किल के टूल्स समझा था। थिंकिंग स्किल से टूल्स से क्या होता है, हम किसी टूल्स को इंप्रूव करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी एबिलिटी बढ़ती है, कॉम्पिटेंसी आती है। इसी प्रकार से थिंकिंग इंटेलिजेंस टूल्स हैं, इंटेलेक्चुअल टूल्स हैं, इससे हमारी एफिशिएंसी, एबिलिटी बढ़ेगी और हम इंटेलिजेंस बनने की तरफ बढ़ते जाएंगे। और हम इंटेलिजेंस क्लास के, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स इटसेल्फ डेवलप और इम्प्रूव द एबिलिटी टू इम्प्रूव इन अवर एबिलिटी। आप एफर्ट्स करोगे तो आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी। अब आप इंडिपेंडेंस, फ्रीडम है, फ्रीडम टूल्स का आप यूज करोगे तो आपके अंदर बाहर जितने भी प्रकार के गुलामगिरी के संकेत हैं, आप उनको नष्ट पहले अपने अंदर करोगे, फिर दूसरों को भी नष्ट करने की कोशिश करोगे। इसी प्रकार से इमेंसिपेशन जब आपको होगा तो हर बार आपकी एबिलिटी इंप्रूव होने वाली इन टूल्स से, एज ए ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट, एज ए इंटेलेक्चुअल्स, एज ए इंटेलिजेंस क्लास। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। यहां पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, और इसको हिंट दिया कभी प्रोफेसर डोंगरे सर ने भी हिंट दिया कि हमारे बीच में अनप्रेसिडेंटेड एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए कि हम उसमें से ट्रेस आउट नहीं करें और कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि सब कुछ ओपन माइंडेड हो गया तो अब उनके पास रास्ता ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास डाल दीजिए, वो कंफ्यूज रहेंगे और सही चीज ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये इसलिए है कि हमारे बीच में इंफॉर्मेशन नॉलेज गैप है। इस चैलेंज से हम क्यों नहीं निपट पाने में हम असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि हम नॉलेज सोसाइटी ने जो नॉलेज डिप्राइव सोसाइटी को नॉलेज गैप क्रिएट किया है। सुपर नॉलेज सोसाइटी जो मनुवादी अपने लिए क्रिएट कर रहा है, तो उसने नॉलेज डिप्राइव्ड सोसाइटी को उसने नॉलेज गैप क्रिएट किया। तो ये नॉलेज गैप भरने की जवाबदारी आप सब लोगों की है। एक नॉलेज गैप मेरे को दिख रहा है। फियर ऑफ कल्चर या कल्चर ऑफ फियर, इससे निपटने की आगे आने वाले समय में आपको हर पल, आपको हर मोमेंट पर आपको इसके चैलेंज को फेस करना होगा कि कल्चर ऑफ फियर। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ नई चीजें लेके आ पाऊं, और लेकिन आपको सबको रिसर्च डिजाइनर बनना होगा। रिसर्च के लिए डिजाइन करना, आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, तो आपको रिसर्च के लिए डिजाइन कैसे है, तो रिसर्च डिजाइनर बनना होगा। तो आप रिसर्च करने में और ज्यादा कामयाब हो सकोगे। यहां आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट की हमने बात किया था। इसमें हम 21वीं शताब्दी में एक नए कोशेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे कोशेंट आएंगे, पर लेकिन रेशनलिटी कोशेंट हमारी इंटेलिजेंस क्लास की बहुत बड़ी गरज है। वो इंटेलिजेंस और रेशनलिटी में डिफरेंस को समझना चाहिए। इंटेलिजेंस
एंड रेशनल थिंकिंग, रेशनलिटी। रीजन अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। अगर इंटेलिजेंस में जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली उसका बेटर यूज करना इंटेलिजेंस कहलाता है। वॉट एवर वी हैव अचीव बाई एक्सपीरियंस, बाई गेटिंग इंफॉर्मेशन, इसको जितना बेटर तरीके से हम यूज करें वो हमारा इंटेलिजेंस होगा। लेकिन रीजन सत्यता तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए और उस मंच उस लेवल तक हम अपनी पहुंच बना ले जाएं, यानी एफर्ट्स भी उसमें जोड़ दिए जाएं, एक्शन भी उसके अंदर जोड़ दिया जाए, इस तरह का रीजन, रेशनलिटी, ये रेशनलिटी कोशेंट हमारे लोगों में आना चाहिए। आप लोग रेशनलिटी कोशेंट के बारे में भी पढ़ना, अभ्यास करना शुरू करेंगे। और एक हमने एक वर्ड बीच में यूज किया था, डायरेशनलिया। डायरेशनलिया, DYS और रेशनल। डायरेशनल मतलब रेशनलिटी की कमतरता, रेशनलिटी की कमतरता। तो इसमें जो अक्सर पहले डेफिनेशन किसी ने बताई थी, वो डेफिनेशन थी लर्निंग डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी टू थिंक और बिहेव रेशनली। इनएबिलिटी टू थिंक एंड बिहेव रेशनली। ये प्रॉब्लम को हमें अपने अंदर दूर करना होगा अगर हमें इंटेलिजेंस क्लास बनना है। तो इंटेलिजेंस एंड और टूल्स का सही उपयोग करना है। जो टूल्स, बेहतरीन टूल्स हैं ये जो डोंगरे सर दे रहे हैं, आने वाला टूल्स है वो भी बहुत अद्भुत प्रकार का होने वाला है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत कुछ चेंज करेगा, इंप्रूव करेगा। तो ये रेशनलिया हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये बीमारी मनुवाद की है। मनुवाद के लोग टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पर वो रेशनल यानी अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके ऐसी सोच वाले लोग नहीं है, रेशनल थिंकिंग वाले नहीं है। वो रेशनल थिंकिंग उनकी लिमिटेड है, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये चीज नहीं हो पा रही। ये सीरियस बातें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी कि मैं अकेला करते करते थक जाऊंगा, मैं अकेला करते करते थक जाऊंगा। आप मुझे और ज्यादा समय तक जिंदा देखना चाहते हैं तो ये भार उठाने की कोशिश आप लोगों ने करना चाहिए। ये वार्निंग आखिर के वर्षों में महानायक कांशीराम जी ने हमको दी थी। ये वार्निंग आखिरी 2001 के आसपास ही उन्होंने ऐसी वार्निंग पे बैक टू सोसाइटी के एक्टिविस्ट को देना शुरू की थी। उसमें मैं भी एक हूं। मैं ही सोचता हूं, क्या आपका काम नहीं है सोचना? या तुझे नहीं सोचना चाहिए? इस तरह के गुस्से में मेरे से बोला। मैं आपसे नम्रता के साथ कह रहा हूं, हम सबको सोच विचार करने वाले रिसर्च माइंड, आप सारे के सारे लोग प्रूविंग विंग या रिसर्च विंग के R&D जो कहते हैं उसके आप मेंबर हो। हर पल आपको कुछ ना कुछ नई चीज निकालना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए। कोई दीवार नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में कि भाई ये बंजारा है, ये बुद्धिस्ट है, ये भंगी है, वाल्मीकि है, ये चमार है, ये आदिवासी है, ये अमुक कम्युनिटी का है, तमुक कम्युनिटी का। ये डिफरेंसेस आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस रख रहे हैं तो आप कास्ट की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन अपने अंदर कम करने का, क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए ये अपने बिहेवियर में चेंज लाना जरूरी है। डायरेक्शनली क्या करता है? हमको थिंक एंड बिहेव रेशनली से रोकता है। तो हम अपना थिंकिंग और बिहेवियर आपस में हो तो प्रैक्टिकल हमारे 20 आदमी के अंदर हो, हम खुले तौर से एक दूसरे को स्वभाव को जीत सकें, एक दूसरे के अपने हो सकें, फ्रेंड वन कुटुंब के अनुसार। सभी उम्र में कोई छोटा बड़ा है, किसी को ज्यादा आता है, कम आता है, पर लेकिन हम सारे लोग एक ही मिशन के साथी हैं, सहयोगी हैं। इस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए साथियों। इसलिए इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ साथ रेशनल कोशेंट और डायरेशनलिया, इस चैलेंज को हमें निपटना होगा। इस चैलेंज को
सक्सेसफुली फेस करना होगा और अपने अंदर जो नॉलेज गैप है उसे दूर करने की हमें सतत कोशिश करते रहने होगी। ये हमारी डायनामिक कोशिश एफर्ट्स रहेंगे कि हम डायनेमिकली इस एफर्ट्स को और ज्यादा जितने प्रयत्न कर सकते हैं उससे ज्यादा, और ये देखना चाहिए एक दूसरे के प्रयत्न से कि कौन ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, भाई मैं क्यों रह जाऊं पीछे, मुझे भी उसी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। देखो मैं बहुत ये सारी बातें आप लोगों को समझाने की बात नहीं होना चाहिए, पर लेकिन कास्ट की बीमारी ही ऐसी है कि मुझे ये बातें बोलना पड़ रही है। कास्ट नाम की बीमारी ही ऐसी खतरनाक है कि हमें ये सारी बातें बोलने की जरूरत पड़ रही है। साथियों, यहां तक ये बातें मैंने आप लोगों के सामने जर्नल की है। यहाँ अब मैं आपको बाबा साहब कास्ट के बारे में कैसे सोचते थे एक हिंट आप लोगों के सामने रखना जरूरी समझता हूँ, और ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो या जॉन डेवे की डेमोक्रेसी इन एजुकेशन हो और बाबा साहब की और पुस्तकों में इसे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बताया गया है। मैं वो 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, और ये है सोशल एंडोस्मोसिस की नीड, अब सोशल डेमोक्रेसी की नीड, कॉपरेशन की नीड, जो हम कॉपरेशन सोशल कॉपरेशन करना चाहते हैं और इंटेलिजेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं। उसके लिए बाबा साहब ने जो प्रॉब्लम रखी कि ये आपको करना होगा, क्योंकि नोशन ऑफ कास्ट से हमको निपटना है, स्टेट ऑफ माइंड से निपटना है। तो 2 एलिमेंट्स इन आवर क्राइटेरिया बोथ पॉइंट टू डेमोक्रेसी। ये मैंने इस लैंग्वेज को बाबा साहब की लैंग्वेज से भी कंपेयर किया तो जॉन डेवे की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट ओनली मोर न्यूमरस एंड मोर वेरिड पॉइंट ऑफ शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट, मोर न्यूमरस एंड वेरिड पॉइंट ऑफ शेयर कॉमन इंटरेस्ट। हम एक छोटा सा इंटरेस्ट कर लेते हैं ना, पर जीवन के तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो बहुजन समाज की ना जाने कितने सोशल इंटरेस्ट हैं, पर लेकिन जो हमको जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया मदद कर सकते हैं वो वेरिड इंटरेस्ट, बट ग्रेटर रिलायंस अपॉन द रिकॉग्निशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, पर म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं वो हमको कॉमन ढूंढना है। जब म्यूचुअल इंटरेस्ट अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे को कॉमन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कॉमन एफर्ट्स बढ़ेंगे, और कॉमन पार्टिसिपेशन और डायनेमिक पार्टिसिपेशन डायनेमिक एफर्ट्स में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमें शेयर्ड मोर न्यूमरस और मोर वेरिड पॉइंट में हमें कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन पॉइंट हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। ये सोशल एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का तरीका। दूसरा, नॉट ओनली फ्रीयर interaction between social group once isolated so far as intention could keep up a separation। मतलब दुश्मन ने हमको अलग अलग सेपरेशन करके रखा है, उसमें हमको फ्रीयर मतलब मुक्त तौर से इंटरेक्शन होना चाहिए सोशल ग्रुप में। जब सोशल ग्रुप में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम विद इन पीबीएसपी के ईच इंडिविजुअल में इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं जो बार बार बोला कि आप लोग चर्चा करते रहना चाहिए, एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तभी आपका ग्रुप कम्पैक्ट ग्रुप में कम्पैक्ट मैग्निफिसेंट यूनिट में आप कन्वर्ट हो सकोगे। मैग्निफिसेंट यूनिट की मतलब पोटेंशियल यूनिट में आप लोग कन्वर्ट हो सकोगे। ये होना, और इसके लिए हमको ये हम जब फ्री इंटरेक्शन मतलब मुक्त संपर्क करेंगे तो इससे एक जो बात डेवलप होगी, चेंज इन सोशल हैबिट। हमारी जो अलगाव में रहने की हैबिट है वो बदलेगी ना। हम एक ग्रुप एक एसोसिएट लाइफ के एग्जाम्पल बन पाएंगे ना। अगर हम 20 लोगों में एसोसिएट लाइफ का एग्जाम्पल लोगों के बीच में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंस्पायरेशन सोर्स बनता है, बहुत बड़ा इंस्पायरेशन सोर्स होता है। Its continuous readjustment through meeting the new situation produced by varied intercourse।
डिफरेंट प्रकार के हम लोग आपस में मिलेंगे, छोटे छोटे प्रोग्रामों में, चर्चा में, और दूसरे जब अभी अभी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर इंटरलॉक लॉकडाउन समाप्त हो जाने वाला है, इसलिए हमें अलग से प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करना होगी। तो जो वेरिड इंटरकोर्स है, मतलब अलग अलग ढंग से हमारा समागम होने वाला है आपस में, इसके अंदर हमने कंटिन्यूस रीएडजस्टमेंट का फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए। हम अपने आप को रीएडजस्ट, अभी मैं और शरद कामरे साहब तो अलग अलग कल्चर संस्कृति में जीते हैं, पर लेकिन मूवमेंट में हम लक्ष्य में एक साथ आए, कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट किया, और कॉमन इंटरेस्ट होने के बाद जब हम कॉमन इंटरेक्शन करेंगे, कॉमन इंटरेक्शन करेंगे, वेरिड पॉइंट हमको मिलेंगे इंटरेक्शन के, तो हम क्यों ना 2 कल्चर में जिए हों, हम एक कल्चर के बन जाते हैं। जो कल्चर हम क्रिएट करना चाहते हैं उस कल्चर के हम पार्ट एंड पार्सल सिमिलर आइटम बन जाते हैं, सिमिलर एलिमेंट बन जाते हैं। तो ये चीज करने की जरूरत है। मैं इतनी बातों को कह के आने के बारे में आप लोगों को छोटी सी बात और करना है कि इसके बारे में मैं आप लोगों को, ये चीज आपने डॉक्यूमेंट देखा है, हमारे 4 साथियों ने जो नए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, पर एक डॉक्यूमेंट है कि हम अपने माइंडसेट को किस तरीके से, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन मार्क को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड आता है, एक इंफॉर्मेशन आई, दूसरी इंफॉर्मेशन आई, हमने उसको बेटर इंफॉर्मेशन में बदला, बेटर इंफॉर्मेशन में 2 और इंफॉर्मेशन आ गई, हमने उसको और बेटर इंफॉर्मेशन में बदला, और बेटर इंफॉर्मेशन को बदलते बदलते हम यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा माइंडसेट, जो मनुवादी माइंडसेट हमारे अंदर घुसा है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देता है। और इसके लिए क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपने इंफॉर्मेशन को रीअरेंज नहीं कर पाते माइंड में, अपनी इंफॉर्मेशन को माइंड में रीअरेंज नहीं करने की कोशिश करते। जैसा हमको माइंड देता है हम उसी प्रकार से उसको ले लेते हैं। माइंड को हम ऑर्डर नहीं देते हैं कि तू रीअरेंज दीज इंफॉर्मेशन इन बेटर पैटर्न, अच्छे पैटर्न में इन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो। अरेंजमेंट का एक वर्ड है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड है, रीऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और तीसरा रीस्ट्रक्चरिंग। अब देखिए ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अलग हटकर हमने जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। केवल हमने इंफॉर्मेशन को जो इस तरीके से रख रहे थे, वो इंफॉर्मेशन को हमने नए पैटर्न में रख दिए, क्योंकि हम इसी के पैटर्न के अंदर इसी पैटर्न के अंदर अपने आप को दुरुस्त कर रहे थे। इट इज ए वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ लेटरल थिंकिंग, अलग हटकर सोचना, मैं अलग हटकर सोचना, और जॉन डेवे साहब ने हमें लेटरल थिंकिंग दी। पर लेकिन ये चीज हम महान सम्राट अशोक से सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ सुकून मिलेगा कि उस तो लिटल थिंकिंग की खजान है। सम्राट अशोक लिटल थिंकिंग की महान खजान है। तो जितना हम उससे सीखने देंगे, तो ये एडवर्ड डी बोनो और दूसरे बहुत फीके पड़ते हैं, क्योंकि उस विद्वान ने उस महापुरुष से सीखा है, उस माइंडसेट से सीखा है, जिसे हम बुद्धा बोलते हैं। उस बुद्धा के माइंडसेट से थिंकिंग स्किल को लिया है, उस एटीट्यूड को, जो कुछ उस समय थिंकिंग स्किल मौजूद थी ब्राह्मणिकल सिस्टम में, उसको भी उसने बाईपास करके स्वतंत्र चिंतन का मापदंड और बहुजन समाज के हित के साथ अपने माइंडसेट को कंसंट्रेट करना, ये तो कोई सम्राट अशोक से ही सीख सकता है, हमें कोई बाहर का आदमी नहीं सिखा पाएगा। लेकिन हेल्प के लिए हम प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं थिंकिंग स्किल में आप लोगों को इनिशियली टूल देता रहा। एक तो इसलिए आप लोगों को अपने माइंडसेट को ट्रेडिशनल माइंडसेट से हटा के 21वीं शताब्दी का अम्बेडकराइट माइंडसेट में तब्दील करना है। देन यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्लास। सहजा सहजी इंटेलिजेंस क्लास नहीं बनते, हम दूसरों पर प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग हमें अपने पर भी करना होगा कि क्या हम इंटेलिजेंस क्लास
बन सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने ये सारी बातें मैंने किया होंगे, आपने इसमें बहुत सारी चीजों को नोट किया होगा। मैं अब आपके सामने, कहीं से आवाज आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ प्लीज, थैंक यू। आवाज हमने आपको एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सर्कुलेट की है, शायद सबको मिली होगी, कुछ लोगों ने पढ़ ली होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ पाई। और इजी करने के लिए लास्ट में मैंने पीबीएसपी नेशनल टीम पर मैंने उसको विश्लेषण करते हुए इस तरह से मैंने उसको सब क्लॉज में डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक पॉइंट में मैंने तब्दील किया। 3, 6, 5, 9, 10 पॉइंट मैंने इसको मैंने बाइफर कर दिया। डेफिनेशन इकट्ठा पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो जरा क्लिष्ट लगती है, लेकिन उसको छोटे छोटे पॉइंट में अगर वैसी को 10 टुकड़े में बांट लिया जाए डेफिनेशन, तो समझने में आसान हो जाती है। तो ये आप लोगों ने इंटेलिजेंस क्लास की डेफिनेशन पर मास्टर होना है। इंटेलिजेंस और अगर इस डेफिनेशन पर आप लोग मास्टर हो सके, तभी आप इंटेलिजेंस क्लास क्रिएट करने में, इंप्रूव करने में अपनी भूमिका निभा पाओगे, अपनी भूमिका निभा पाओगे। तो और अभी आने वाले समय में हमारे सारे साथी एक एक दिन, जो अब हमारे आने वाले से 2 घंटे की क्लास होने जा रही है, इसलिए आज से नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल ये, क्योंकि हम 100 से ज्यादा का अभी हम भार बहन नहीं कर सकते और इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्टिसिपेशन के लिए, इसलिए सेंट्रल की मीटिंग, दिल्ली की मीटिंग एज इट इज चलती रहेगी। दिल्ली की मीटिंग है ना, वो एज इट इज चलती रहेगी, उसमें बहुत सारे न्यू कमर आए हैं। लेकिन नॉर्थ, साउथ और नेशनल मीट एक साथ मिक्स कर क्लब हो जाएंगे। नॉर्थ, साउथ एंड नेशनल, ये तीनों मीटिंग क्लब होकर 2 घंटे की इनकी मीटिंग चलेगी। 2 घंटे की मीटिंग चलेगी। चौटाले सर, मुंशीराम चौटाले जी अपनी मीटिंग को इस तरह कंडक्ट कर रहेंगे और उनके हर जगह 20 मिनट का लेक्चर आपको सेंट्रल से आदमी डेप्यूटेट होकर देगा। और 1 महीने के अंदर अंदर तक, अगर लॉकडाउन खुल गया, तब मैं टूर पर निकलने वाला हूँ और आप सब लोगों ने उस टूर के ऊपर अपने आप को सक्सेस बनाना है कि मैं सारे के सारे टूल्स की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करूंगा और जो जिस एरिया का है वो एरिया के साथी मेरे साथ रहेंगे, ताकि उस एरिया में किस प्रकार की सोशो साइकोलॉजी फैलने जा रही है, अपने एक्शन से उसको वॉच रख सकें और आने वाले समय में वो बेटर तरीके से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें। मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज नॉट एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था नहीं है ये एक मूवमेंट है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज ए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का दूसरा नाम, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का दूसरा नाम है। इसे, इस नाम को आपको प्रूफ करना है कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ही रियल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है। और आप देखोगे जब इस एटीट्यूड से आप काम करोगे तो तमाम जो सोशल मूवमेंट चल रहे हैं आपके साथ मर्ज हो जाएंगे, आने वाले समय में मर्ज होने वाले हैं। ये भविष्यवाणी समझिए या एनालिसिस समझिए, ये बहुत सारे मूवमेंट, और ये तेजी से जितनी जल्दी ये लोग मर्ज हो जाएं, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, ये आपकी गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप लोग 20 लोगों की गुणवत्ता क्या है। आप लोग जिस प्रकार से इंटेलिजेंस क्लास में फॉर्मेशन करते जाओगे ये बात बन जाए। ये डेफिनेशन आप लोगों तक पहुंच गई है। अब आप लोगों को रोजाना एक व्यक्ति इस डेफिनेशन को करेंगे, लॉकडाउन का है,
और तब तक सेंट्रल में हमारे पांचों सब्जेक्ट पर मैं समझता हूँ वहां पर अगर 30 मिनट का लेक्चर हो जाए, 40 मिनट में से 30 मिनट का लेक्चर करा सके, 10 मिनट अगर वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखें तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारे लोग उसमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों को तैयार कर सकेंगे। हमारा वाच रहेगा कि उसमें से कौन से लोग नेशनल हमारे सेंट्रल पॉइंट में आके मतलब इवेंट पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, तो हम उनको भी पार्टिसिपेंट करेंगे। चौटाला साहब समझ रहे हैं ना आप इसको, कि वहां से जो लोग नेशनल लेवल पर आने के लायक होंगे हम उनमें से सेलेक्ट करके इसमें इंक्लूड करेंगे। जी जी सर, लेकिन जी अब स्टार्टिंग में नहीं कर सकेंगे। जी सर, स्टार्टिंग में जी क्यों नहीं कर सकेंगे कि वो बहुत कोरे हैं, बहुत यस देर सर, से आप लोगों की यूनिट शुरू हुई है और उसको समझने की जी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मतलब बहुत यस सारे सर, नौसिखिया हैं पुराने माइंडसेट को लेके बैठे हैं, जी यहाँ सर, पर कंफ्यूजन फैला सकेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। जैसे ही वो उस लेवल पर पहुंचेंगे हम इसको नेशनल लेवल में इंक्लूड करेंगे। नेशनल जी लेवल की मीटिंग एक ही होगी और कम से कम 2 घंटे की होगी और 9 बजे से 5 मिनट पहले हम क्लोज करेंगे ताकि चौटाले साहब वहां की 9 बजे की मीटिंग शुरू कर सकें और यहाँ से एक आदमी रोजाना नया आदमी उनको डेप्यूट होगा, कोई एक आदमी फिक्स नहीं होगा, नया। और यहाँ पर हम इस चीज को डिसाइड करेंगे कि कौन वहां पर जाए। तो एक ये, दूसरा आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप बताएंगे कि मैं आप लोगों में से जो 5 दिन का ट्रेनिंग किए हुए हैं उनमें से मैं 5, 6 या 7 लोग सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से प्लेस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को 1.5 घंटे का लेक्चर रोजाना देना है। तो 1.5 घंटे में जो मैं 3 दिन का लेक्चर एक दिन देता था, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कास्ट का लेक्चर 3 दिन का लेक्चर मैं एक दिन में आपको दे रहा था, आप एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 7 लोग मिलकर वो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आई विल वॉच, ताकि रिफ्रेशर कोर्स के लिए आपको क्या देने की जरूरत रहेगी, कहां कमतरता, वो मैं वॉच करूं। अगर आप उसमें और ज्यादा कामयाब हो जाते तो मेरे को बहुत खुशी हो। आप लोग 1.5 घंटे का लेक्चर और आधा घंटे का क्वेश्चन आंसर पर्याप्त है। और शायद मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल का भी या ट्रेनिंग सेंटर का जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका भी मतलब इसी प्रकार का सब्जेक्ट रहता है। इससे ज़्यादा बड़ा उनका तो 45 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं होता है। हम तो आपको 45 की जगह 90 मिनट का लेक्चर की बात कर रहे हैं और 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर। वहाँ तो क्वेश्चन आंसर 5 मिनट का भी नहीं रहता है, हम 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो हमारी क्लास क्वालिटी क्लास बन जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं प्रारंभ से 7 दिन का कास्ट का लेक्चर होगा और हमारे 7 लोग बारी बारी से आपके बीच में, मतलब जो पूरा हाउस होगा उसमें 70-80 लोग होंगे आपके। एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आप 25-30 लोगों के बीच में बोल रहे थे, जब मैं तीनों यूनिट को नॉर्थ साउथ और नेशनल मीट को इकट्ठा करके बोल रहा हूं, तो आप लोग उस व्यापक दृष्टिकोण से अभ्यास करके जाओ। बार बार आपको नोट्स रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। आज कुछ सिद्धांत बताना हो और उसे एक्सप्लेन करना हो, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप लोग रीडिंग कीजिए, पर लेकिन मैक्सिमम आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके बात को रखिएगा। आप जितना ज्यादा अभ्यास करके जाओगे, हमारे जो नए साथी जुड़ रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कैंप अटेंड नहीं किया है, वो 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप आज 5 हफ्ते में आप कंप्लीट कर लोगे। 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप 5 हफ्ते में कंप्लीट कर लोगे, तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा और उसके साथ साथ आप मेरे टूर का इंतजाम कर लोगे, ताकि मैं यहाँ पर निकल के पूरा, मैं अभी मेरे पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका मैं पूरा वापर करना चाहता हूँ और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारी यूनिट सबल हैं उनमें जाकर वहाँ पर लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। और मेरा लेक्चर 2.5 घंटे का होगा।
3 घंटे की क्लास होगी, 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए होंगे, 10-15 मिनट संचालन के लिए होंगे। इस प्रकार से 3 घंटे का 3 घंटे से ज़्यादा कोई लेक्चर हमको रखने का नहीं है। और उसी बीच में हॉल में अगर लोग थक जाते हैं तो आप लोग चाय सर्व कर सकते हैं, अपनी ओर से बैठने हॉल में बैठकर लोगों को चाय सर्व कर सकते हो। तो एक ये अभी लास्ट पॉइंट जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों से, कि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन को रिकंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ पर डोंगरे सर ने उसके लिए बहुत अच्छा शब्द बोला कि ये डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव है। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में गया तो बाबा साहब ने अपने थीसिस को भी कॉम्प्रिहेंसिव थीसिस बोला। एक्सपीरियंस एजुकेशन और डेमोक्रेसी इन एजुकेशन जो प्रोफेसर जॉन डिवी की पुस्तक है, उन्होंने भी बोला कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। यानी वो फाइनलिटी में नहीं जाते, उसको बिल्कुल अंतिम परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसलिए ये इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। जब भी कोई विद्वान साथियों ने इसमें इंप्रूव करने की कोशिश की तो हमें वो वेलकम करना चाहिए, और लेकिन हाँ, इसे भ्रष्ट करने की कोई कोशिश ना करें। भ्रष्ट हो गए तो हम सब भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक जरा सा पॉइंट, मनुवाद ने हमको भ्रष्ट कैसे कैसे किया, ये जब हम सम्राट अशोक को समझेंगे और उसको नष्ट करने की प्रक्रिया को देखेंगे तो एक दिन में वो नष्ट नहीं होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द अशोका द ग्रेट। वो तो सतत प्रक्रिया से नष्ट किया है, तो इसलिए इसमें एफर्ट्स बहुत बड़ा लगा है। मनुवाद ने एफर्ट टूल्स का भरपूर उपयोग किया है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सबको दिया है, तो अब इसको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसे पढ़ के समझकर समझाने वाले बनना। और अभी जब तक 1 तारीख से 2 घंटे की क्लास होगी, आज 30 है, तो आज आपके सामने इस डेफिनेशन की डिस्कशन होगी, और पहले डेफिनेशन की डिस्कशन के कल हमारे साथी अमर सिंह जी, हेलो अमर सिंह जी कहाँ पर हैं? अमर सिंह जी, हाँ, अनम्यूट करो अपने को। अमर सिंह जी, चौहान सर। यस सर। अमर सिंह जी, हाँ, अनम्यूट करो अपने को भाई। ये 31 तारीख की मीटिंग में आपके कितने लोग पार्टिसिपेंट होने वाले हैं आपकी तरफ से, उतना ही बताइए। मेरी तरफ से तो फुल ये हॉल फुल करने की जरूरत हो जाएगी सर। नहीं, डीटीएनटी के लोग ही कितने बैठ पाएंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। डीटीएनटी के लोगों को ही बुलाऊंगा ज्यादा देर, क्योंकि ये हाँ। नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 100 पीपल, तो डीटीएनटी के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर मैं। तो पर हमारे लोग पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएंगे ना, हम सारे लोग, हम केवल इसी ग्रुप को ही पार्टिसिपेंट के लिए बैठे। जो इच्छुक है वो आ सकता है सिर्फ से। हाँ, जो इच्छुक है ओके, वो ही आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। यस सर। सर मैं ट्राई करता हूँ कि एक मीटिंग को परचेज करने के लिए, एक मीटिंग को अगर परचेज करेंगे तो कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा। कितने लोग हैं आपके टोटल मिला के? 100 के 200 हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये बताओ। 300 से ज्यादा नहीं होंगे। 300 से ज्यादा नहीं। चलो 300 तक का अगर मेरे कोई ऑप्शन मिलता तो मैं एक मीटिंग परचेज कर लूंगा। कब करनी है वो? कल किस टाइम क्या रहेगा कल का? 31st। टाइम क्या है? टाइम नारसिंह जी सर, 1 मिनट में आई डिस्टर्ब प्लीज। मैसेज लोगों तक पहुंच चला गया है। अभी पासवर्ड आईडी, क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, अभी पासवर्ड आईडी चेंज करना ठीक नहीं होगा। वो जो टाइम था वो चला गया है, अभी हम नहीं चेंज कर सकते सर प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो फिर कितने घंटे का आपका होगा फिर वो? 2 घंटे का ही होगा सर। आईडी पासवर्ड क्या भेजा हुआ वो मुझे बता देना, वही कर दूंगा। मैं दे दूंगा आपको आईडी पासवर्ड, पब्लिक डोमेन में चला गया है ऑलरेडी। वही कर दूंगा मैं, वही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर, वही कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वही अगर होता है तो दैट्स बेटर।
नहीं वही कर देंगे, आप चिंता मत करिए। यस सर। ठीक है, अगर वो हो जाता है तो आप हमें कल तक शाम तक इंफॉर्मेशन दीजिएगा। नहीं हो गया सर, अभी कर देंगे ना। ठीक है, आप मतलब मुझे ये शाम बता तक दो आपने आईडी पासवर्ड दिया कौन सा, ये बता दो मेरे को बस। मैं तुरंत दे देता हूँ, मीटिंग आप भेज देते हैं, वो कर देंगे। ओके कर चलिए, दूंगा। ठीक है, मतलब हम हमारे साथी भी पार्टिसिपेंट हो सकेंगे तो 300 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके साथियों, अभी मैं ये चाहूंगा कि ये डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, इसको ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं। आप सारे के सारे विद्वान साथी हैं, एलोबरेट कर सकें। मैंने जो बातें बोलना थी वो मैंने आपको सीरियस बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। इसमें अभी आप लोगों को अपनी राय व्यक्त करना, कमेंट करना, एडिशन अल्ट्रेशन करना आप लोगों को अलाउ है। प्लीज रेज योर वॉइस। यस आनंद जी, अनम्यूट कीजिएगा। अभी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और बारी बारी से बिना डिस्टरबेंस के अपनी बात रखिएगा। सर बाकी सारी चीजें हमने बहुत ही सीरियसली और कॉन्स्टेंटली सुन ली हैं। ये जो डेफिनेशन है सर, इसमें एक लास्ट में आया, विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी दिस क्लास कैन नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ मनुवादी स्ट्रेटजीज एंड इट्स वैलिड फोर्स। वैलिड फोर्स क्या है सर? हाँ, इस समय वैलिड तो हम मनुवाद को तो वैलिड फोर्स मान रहे हैं ना। मनुवाद जिसके खिलाफ हमें लड़ना है वो फोर्स है। इट्स वैलिड फोर्स। हाँ, मनुवादी स्ट्रेटजीज ये आ गई समझ में, एंड इट्स वैलिड फोर्स। आरएसएस। अभी हाँ, विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस क्लास कैन नॉट चैलेंज द। दिस क्लास यहाँ पर कौन है? अम्बेडकर क्लास। हम लोग हाँ, हम लोग। तो जो हमको चैलेंज करना है मनुवादी स्ट्रेटेजी एंड मनुवादी इट्स बोला ना, तो मनुवादी के लिए इट्स आया है। मनुवादी स्ट्रेटजीज, उनकी प्लानिंग एंड इट्स वैलिड फोर्स। तो वैलिड फोर्स कहाँ से आएगी? आप कहाँ कहाँ देख सकोगे? कहीं आपको पॉलिटिकल फोर्स दिखेगी, कहीं आपको नॉन पॉलिटिकल फोर्स दिखेगी, कहीं रिलीजियस फोर्स दिखेगी, उसके रूप अलग अलग होंगे। करेक्ट। ओके सर, नेक्स्ट। यस सर, मैं वो जो डेफिनेशन है उसको ये किया है मैंने, मेरे हिसाब से उसको जरा ट्रांसलेशन करके मैं बता रहा हूँ सर, जरा प्लीज। हेलो। यस बताएं। यस सर, बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसा प्रतिष्ठित वर्ग है जो अपनी क्षमता से महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है और अपने अनुभव के शिक्षा के सभोताल की स्थिति के पीछे के विचार और कारण समझकर अपने आप में स्वतंत्र, निस्वार्थी और प्रामाणिक होकर खुले दिल से मतलब ओपन हार्टनेस से होने वाले जो परिणाम है और जवाबदारी है उसको सामने जाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और विवेकता से उसका निराकरण कर सकता है। बुद्धिमत्ता और तर्कशुद्धता का जो अंतर है और उपयुक्तता, यह समझकर बुद्धिमत्ता, विवेक और तर्कशुद्धता की जोड़ देकर बुद्धिमत्ता को मनुवादी फोर्सेस का मुकाबला आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने बुद्धिमत्ता और विवेक को तर्कशुद्धता दे सकते। सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट के लिए की यशस्विता के लिए और बुद्धिमत्ता वर्ग के लिए यह व्याख्या तैयार की गई है, क्योंकि इससे आप अपना संकल्प की पराकाष्ठा करो। धन्यवाद सर। थैंक यू, वेरी नाइस। प्लीज सर्कुलेट कीजिएगा। और एक डेफिनेशन और एक ट्रांसलेशन जब आप लोगों को समझाने के लिए जाओगे तो उसमें आप बहुत कुछ इम्प्रूव करो, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। यस जी, राठौर सर। सर, ये जो है ना इंटेलेक्चुअल क्लास मींस द डिग्निफाइड क्लास व्हिच हैज एन एबिलिटी टू, ये ड्राइव हुआ है, इट शुड बी DERIVE, आई थिंक सो, राइट। एबिलिटी टू DRIVE है, DERIVE।
हाँ, ये विक्ट्री वाला भी है उसमें। No, DERIV, DRIV। आप लेटेस्ट वाला देखेंगे, आपने शायद पुराना देख लिया होगा, उसमें अच्छा। मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। ड्राइव है। ओके सर, ओके सर। यस गमरे सर। जय भीम सरकारी। आज का जो साहब का प्रतिपादन है, उससे यह जो डेफिनेशन है मायने रखती है, हमारे लिए डिफाइन करते हैं। हमारा रास्ता हम लोग खुद तय करके डिफाइन करके एम और गोल के तरफ बढ़ेंगे। मगर मैं इससे यह समझता हूं प्रतिपादन से कि हमें बहुत इक्विप, अलर्ट, एजाइल, नॉलेजेबल और जो भी प्रोफेसर डोंगरे साहब हैं, महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग है, उनके जो प्रिंसिपल है, उनके जो दिए हुए डॉक्यूमेंट है, उससे एकदम रसभरित करके हमारे दिमाग में बिठाना चाहिए, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को डिलीवर कर सके। यह मैंने समझा। थैंक यू सर। जय भीम। ये चौथा पैराग्राफ जो है, आई हैव ड्रॉन ऑन कॉन्स्टिट्यूटेड दिस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। तो ये एलिमेंट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट क्या हो सकता है सर? इसेंशियल एलिमेंट्स जो ऊपर के 2 पैराग्राफ में जो बात कही है, वो उसमें एलिमेंट एक्सप्लेन किया है, और उस डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बोला है। जी सर। मतलब ये लगभग पूर्णत्व की लगभग उपयोगी डेफिनेशन हो सकती है, ऐसा मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब। हेलो हेलो। हाँ, मैं शरद कमले बोल रहा हूँ। यस, बोलिए सर, बोलिए। ये जो हमारा जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा है, उसमें जो थिंकिंग स्किल है बहुत ही बड़ा मायने रखता है। ये जो डिफिनेशन का जो फर्स्ट लाइन है, उसमें से मैं ये समझ चुका हूँ, जैसे हम सोसाइटी में काम करते हैं, आज तक जो हम काम कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। तो हम सोचते कि भाई किसी को नौकरी दिया, किसी को क्या क्या दिया, अपॉर्चुनिटी दी, वो सब है। महाराष्ट्र के लोग समझते हैं, या जिन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया वो समझते हैं बाबा साहब ने हमें डिग्निटी दिया है। जो स्वाभिमान जो है, वो स्वाभिमान दिया है, तभी तो हम उभर के आगे आगे हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। हमारा जो अभी साहब ने जो एक डायग्राम बताया जिसमें क्वेश्चन मार्क था और उसमें हमने सॉल्यूशन ढूंढा, ये जो बड़े बड़े महापुरुषों की देन है, विचारों की देन है। उसमें अशोका जी आते हैं, बुद्ध आते हैं। और जब हमने ये डिग्निटी एक्सेप्ट की और हमने जो हमारे ऊपर रूढ़ि संस्कार और अंधश्रद्धा के भूत थे, हमारे जो हमें पीछे पीछे खींचते थे, वो छोड़ के हम आगे चले और हम उभर के आगे आए। सो दिस इंटेलेक्चुअल क्लास इज अ डिग्निफाइड क्लास है ना। इट व्हाट इज सफिशिएंट टू चेंज यूर द कोर्स ऑफ एक्शन, टू ग्रैब द नॉलेज। जैसे अभी गमरे साहब ने कहा है, हमने इक्विप होकर जाना चाहिए, सोच हमारी बदलनी चाहिए, और जितने भी हमारे एमिनेशंस है, वेपन्स है, उसमें हमारा थिंकिंग है, हमारा नॉलेज है और कमिटमेंट है, डिसऑनेस्टी है, डिसइंटरेस्ट, ऑनेस्टी, डिसइंटरेस्ट और इंडिपेंडेंट जो है, ये सामने रख के हमें अपना मूवमेंट हासिल कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। सर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, जोड़िए। हाँ सर, छोड़िए। हाँ सर, मैं बात करूं सर? मैं डोंगरे सर। यस, बोलिए डोंगरे सर, वेलकम सर। सर, बाबा साहब ने सम्राट अशोका द ग्रेट, महात्मा फुले, शाहू महाराज या रविदास या जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने डिग्निफाइड क्लास के पहले हमें सर पर्पस दिया है। लाइफ के अंदर
इंसान को इंसान होने के लिए ऑल ह्यूमन बीइंग इज नॉट पर्सन, मतलब हर इंसान इंसान नहीं होता है। ये देखिए, ये मैं मतलब यस 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 फॉलोड, वेरी हाँ नाइस। हाँ, ये आने वाले रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शंस में ये इलेबोरेट करने वाला हूँ। लेकिन हर इंसान जो है, ऑल ह्यूमन बीइंग इज नॉट पर्सन। वो पर्सन कब बनता है, या इन लोगों ने हमें पर्पस दिया है। जिस इंसान के पास पर्पस नहीं होता है वो स्लेव होता है, वो गुलाम होता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ पर्पस ऑफ अदर्स इज नथिंग बट द गुलामगिरी, स्लेव होता है। तो इन महापुरुषों ने हमें, मतलब आपके बात के साथ, डिग्निटी के पहले हमें पर्पस, इंसान का पर्पस होना आवश्यक है। और इन महापुरुषों ने हमें पर्पस दिया है, जीने का पर्पस दिया है, मकसद दिया है। तो मकसद जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही एसेंशियल है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और पर्पस के बाद फिर डिग्निटी आती है। यस करेक्ट। सर, इज इट मीन मानव से इंसान बनाया है हमें हमारे महापुरुषों ने? मानव से इंसान बना दिया है सर, मानव से इंसान बनाया। क्योंकि मानव बनाया है सर। क्योंकि मानव जो है, आदिम मानव की जब हम बात करते हैं तो आदिम मानव के पास उसको सस्टेन करने के अलावा कोई गोल नहीं था। मतलब सिर्फ पेट भरना इज नॉट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन सर ने जैसा कहा कि फियर से कब मुक्त होगा आदमी, या द कंसेप्ट ऑफ डिसरैशनलिया जो है, डायरैशनलिया जो है, ये डिसरैशनलिया से मुक्त कब होगा, जब उसके पास पर्पस रहेगा। सो मानव से इंसान बनने की प्रक्रिया जो है, पर्पस को समझने के बाद समझ में आती है। धन्यवाद। यस करेक्ट है। ये पूरा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में नागरिक घड़वैचा है, एक नागरिक का निर्माण करना है जो अभी तक नहीं हो पाया है, वो पर्पज है। यस वेरी। और इसमें कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास फॉर सक्सेस फॉर कल्मिनेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को जब हम देखते हैं तो उसमें व्यक्ति तो हमारा सेंटर पॉइंट बनता ही है, और उसको इम्प्रूव किए बिना हम ऑब्जेक्ट भी हासिल नहीं कर सकते। तो व्यक्ति का निर्माण भी उसमें हमारा है, उसके लक्ष्य को बनना चाहिए। आप लोगों ने अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कॉमननेस में हम किस तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं। वेरी नाइस, मतलब अटेंशन अनिल डोंगरे सर ने दिया। अदर साथी, एनी अदर? हेलो, कम फॉरवर्ड। हेलो। हाँ बोलिए बलराम जी। हेलो, हाँ सर, यहाँ पे जो डिग्निटी की बात कही गई है, फॉर वी पीपल एक्चुअली डिग्निफाइड क्लास मीन्स यू विल हैव टू अचीव सम, क्या बोलते हैं उसको, कि यू विल हैव टू, आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा आपके ग्रुप के लिए। यू शुड बी वेरी केयरिंग पीपल। हमें फ्रेटर्निटी डेवलप करना पड़ेगा, हमें ब्रदरहुड का निर्माण करना पड़ेगा। और ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें बिग टारगेट और मनोवाद जैसे बड़े फोर्सेस से हमने लड़ना है, तो हमें उसका यूनिटी भी चाहिए। और ये सब बातें ये डिग्निटी में इन्वॉल्व होती है, ऐसा मुझे लगता है। हेलो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। हेलो, बोलिए धनुलाल जी। हेलो। या चकलीकर बोलिए, चकलीकर। हाँ, डोंगरे सर आई सैल्यूट यू, डोंगरे सर आई सैल्यूट यू। मैं पर्सनल जानता है, मैं समझता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आपके ये सब लेक्चर सुन के मैं इस प्रकार मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो नई नई आइडियाज दी, नए नए जो बातें, नए नए ज्ञान दिया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप इंफॉर्मेशन के बारे में अगर और भी कुछ ज्यादा बता सके तो बहुत हमारे लिए, समाज के लिए, वो अवेकनिंग के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। प्लीज इस प्रकार भी आप हमें अवेक करें।
थैंक यू सर। अगले टूल में वो आपको बहुत सरप्राइज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। यस, बोलिए रामकृष्ण जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रामकृष्ण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है मेरी आवाज? यस, आ रही है, आवाज आ रही है सबको, डोंट वरी। सर मेरा अपना पर्सनल रिसर्च तो ये कहता है, जितना मेरा एज है, जितना मेरा ज्ञान है, अगर हम सभी को दर्द होगा, टीस होगी, तो सब कुछ होगा। बस दैट्स ऑल सर। ओके, कम फॉरवर्ड एनीबॉडी। सर यस, वेलकम सर, मोहन चौहान सर। इंटेलेक्चुअल क्लास जो हम बनना चाहते हैं, डिग्निफाइड क्लास हम जो बात कर रहे हैं, जब हम अच्छा नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अब हम अभी सीखने की, मैं तो खुद को अभी भी स्टूडेंट ही समझता हूँ, क्योंकि अभी सीखने की, जब पब्लिक में भी जाएंगे तो भी हम जब जो बात हम समझाने की कोशिश करेंगे, तभी भी हम, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक से भी हमें बहुत कुछ सीखना है, ऐसा मुझे लगता है। यस, क्योंकि हम जो बात यहाँ सीख रहे हैं, तो ये बात हम लोगों को उनके लेवल में जाके जब बताएंगे, या उनको जो अच्छा नागरिक बनाने की जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक से भी बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। यस चौहान साहब, हम जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही बने रहना चाहते हैं, और इसीलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज किया है। फाइनल नहीं बोला, परफेक्टिंग वर्ड यूज नहीं किया। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी परफेक्टिंग, our maturing, perfecting, refining our way of life. Yes sir. Anybody come forward? निमजे सर कुछ बोलना चाहेंगे? घरटे साहब, आपसे उम्मीद है कुछ बोलेंगे। हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। बाकी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करने का कोई लिमिट नहीं होता, रिफाइनिंग करने का कोई लिमिट नहीं होता, और खुद को हम पहले, हमारा सेंटर पॉइंट इंसान है, और इंसानियत हमारा कर्म है, इंसानियत हमारा कर्म है। जब इंसानियत की बात करता हूं तो पशु पक्षियों के लिए भी प्रेम की भावना और उनके नीड की भावना भी आती है। तो हम अगर मन में ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो कई प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन, कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट अपने आप हम में डेवलप होते हैं, और नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, इम्प्रूवमेंट की, रिफाइनिंग की कोई